चर किसे कहते हैं? जो भी अल्फाबेटिकल वर्ड आते हैं, जैसे कि ए है, बी है, सी है, डी है, डॉट डॉट करके एक्स वाई जेड, जो भी ये अल्फाबेट आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। तो यहाँ पर जब एक चर पर घात चढ़ी हो, अगर एक चर पर घात चढ़ी है तो उसे हम बोलते हैं एक चर वाला बहुपद। और दो चरों पर घात चढ़ी हो, जैसे कि मान लिया जाए 4x² माइनस 3x² प्लस 7 लिखा हुआ है, इसमें दो चरों पर घात चढ़ी हुई है तो इसे हम क्या कहेंगे? द्विचर वाला बहुपद। अगर एक पर घात चढ़ी हुई है, एक चर पर घात चढ़ी है तो इसे एक चर वाला बहुपद कहेंगे। तो एक चर वाला बहुपद ये वाला भी हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर एक चर पे घात चढ़ी हुई है। और यहाँ पर भी आप देखिए इसमें कितने हैं? दो पद दिए गए हैं, लेकिन एक चर पर घात चढ़ी हुई है। ये चर है जबकि ये अचर है। अचर है मतलब एक संख्या दी गई है, संख्या को बोलते हैं अचर, जबकि अल्फाबेटिकल में बोलते हैं उसे चर बोलते हैं। तो ये एक घात चढ़ी हुई है, मतलब इसके ऊपर एक चर पर घात चढ़ी हुई है, इसलिए इसको हम बोलेंगे एक चर वाला बहुपद। तो मतलब हमें एक चर वाले बहुपद, एक पहला वाला भी मिल गया, दूसरा वाला भी मिल गया। तीसरे वाले पे आते हैं। देखो इसमें चरों पर कोई भी घात नहीं चढ़ी है। जब कोई भी घात नहीं चढ़ी है तो बहुपद नहीं है। पावर का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, इंपॉर्टेंट रोल रखता है। इस पर एक भी घात नहीं चढ़ी हुई है, ना ही इस पर टी पे चढ़ी हुई है, तो ये बहुपद नहीं है। यहाँ पर भी देखिए y के ऊपर कोई भी घात नहीं है, ना ही इस y के ऊपर कोई घात है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ पर देखेंगे x, y और t, यहाँ पर तीन चर दिए गए हैं और तीनों के ऊपर घातें दी गई हैं, इसलिए इसको हम तीन चर वाला बहुपद कहेंगे, तीन चर वाला बहुपद। जबकि एक चर वाले बहुपद कौन कौन से हैं? ये भी एक चर वाला बहुपद है और ये भी एक चर वाला बहुपद है। ठीक है, हमारे सामने दो ऑप्शन आए, पहला और दूसरा। एक चर में बहुपद है तो एक चर वाले बहुपद पहला है और दूसरा है, जबकि तीसरे और चौथे बहुपद है ही नहीं, और पांचवा वाला जो बहुपद है वो तीन चर वाला बहुपद है। ठीक है, तो इसी से हमारा इस पहला सवाल सॉल्व होता है। आइए हम नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला सवाल हमसे क्या कहता है? तो नेक्स्ट वाले सवाल में दिया गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक बताना है। x² का गुणांक बताना है मतलब x² के आगे जो भी संख्या दी गई है वो लिखना है। अगर x² के आगे कुछ नहीं लिखा है और यहाँ पे अगर मान लिया जाए कुछ ऐसा लिखा हुआ है x³ प्लस x की घात 2, हमें x² गुणांक बताना है, इसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा है तो हम एक मान लेंगे। क्या मान लेंगे? एक मान लेंगे। इसलिए इसका गुणांक कितना हो जाएगा? इसका गुणांक हो जाएगा एक हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो कितना गुणांक हो जाता? 2 हो जाता। अगर यहाँ पे अगर मान लिया जाए 4 लिखा होता तो यहाँ पे आंसर क्या होता है? x² का गुणांक 4 होता। अगर इसके आगे माइनस लगा होता तो आंसर माइनस का 4 होता। तो आपको ऐसे ही बताना है। अगर मान लिया जाए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब माइनस तो है ही और 1 भी हो जाएगा, क्योंकि जब x² का कोई नंबर नहीं लिखा है उसके साथ में तो उसमें हम 1 मान लेते हैं। आपको इतना थोड़ा ध्यान देने की बात होगी। जैसे कि हम इसको सवालों को सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पलों को उसके माध्यम समझते हैं। 2 + x² + x दिया गया है, इसमें हमें x² का गुणांक बताना है। x² का गुणांक अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि x² के आगे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, x² के साथ कोई नंबर नहीं है। साथ वाला देखना है, इसके आगे वाला नहीं देखना। x² के साथ कोई नंबर नहीं दिया गया, इसलिए इसको आगे 1 मान लेंगे और 1 लिख लेंगे यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दूसरा वाला सवाल देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है? 2x² माइनस इसका कितना आंसर आया? इसका आंसर आया हमारा प्लस का 1। प्लस लिखते नहीं है इसलिए इसका 1 आंसर आ गया। दूसरे वाले का आंसर देखते हैं। 2 माइनस x² प्लस का x³। यहाँ पे देखा x² का गुणांक देखना है, तो x² का जो गुणांक होगा उसमें कितना लिखा हुआ है? देखो x² कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे हम 1 मान लेंगे और आगे माइनस लिखा हुआ है तो इसलिए माइनस का 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। ऐसे ही हम तीसरे वाले का आंसर निकालते हैं। तीसरे वाले में क्या दिया गया है? π/2। ये क्या दिया गया? π/2 x² प्लस का x। x² गुणांक बताना है तो x² आगे कौन सा नंबर लिखा हुआ है? π/2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? π/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? π/2 इसका आंसर हो गया। इसका आंसर क्या आ जाएगा? π/2। इसमें कोई x² दिया ही नहीं गया है। चौथा वाला देखते हैं।
√2x - 1। इसमें कोई भी x स्क्वायर दिया ही नहीं गया है। जब x स्क्वायर दिया ही नहीं गया है तो इसका आंसर हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 0। इसमें x स्क्वायर नहीं है तो 0 हो गया। इसमें x स्क्वायर था तो इसके साथ कोई नंबर नहीं था तो 1 लिख दिया। इसके आगे 1 लिख दिया तो इसका आंसर -1 हो गया। इसके आगे π/2 था, इसका आंसर π/2 हो गया। इसमें x स्क्वायर था ही नहीं तो इसमें x स्क्वायर का जो मान होगा, गुणांक होगा, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा वाला भी सवाल सॉल्व होता है। अब आते हैं हम इसके तीसरे वाले सवाल पे। इसमें क्या दिया गया है, तीसरे वाले सवाल में 35 के घात के द्विपद लिखना है, मतलब यहाँ पे 2 पद वाले सवाल लिखना है। तो इसमें एक हम चर राशि ले लेंगे और एक हम अचर राशि ले लेंगे। कोई भी यहाँ पे एक चर और एक अचर राशि ले सकते हैं। इसने कहा 35 की घात बतानी है तो चर राशि पर हम 35 की घात चढ़ा देंगे, आंसर हो गया। आप ऐसा नहीं है यहाँ पे x ही लेना, आपको जो भी नंबर लेना है। जैसे इसने कहा द्विपद लेना है, आप कोई भी 2 पद ले सकते हैं, y + 5 की जगह पे आप 7 भी ले सकते हैं। इसने कहा 35 की घात चाहिए तो यहाँ पे आपको 35 की घात लगा देना है, आंसर हो गया पहले वाला। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है 100 की घात का एक पद लिखना है। एक पद लिखना है तो आप कोई भी एक चर राशि ले सकते हैं, x ले लो, y ले लो, z ले लो, जो भी आपकी इच्छा हो। यहाँ पे 100 की घात लगानी है तो 100 की घात लगाने के लिए आपको क्या करना है, इसके ऊपर 100 की घात लगा दीजिए, ये आंसर हो गया दूसरा वाला भी। मतलब तीसरे का फर्स्ट और सेकंड दोनों हो गए। इसमें 2 पद में 35 की घात हो गई, इसमें एक पद में 100 की घात हो गई। ठीक है, ये वाला भी आंसर हमारा सॉल्व होता है। इसके बाद आते हैं हम कौन से चौथे वाले सवाल पे आते हैं। चौथे वाले सवाल में हमने पूछा है कि प्रत्येक बहुपद में घात ज्ञात करनी है। मतलब हमें इस सवाल में सबसे ज्यादा घात देखनी है। पहला सवाल दिया गया 5x³ + 4x² + 7। बहुपद में प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात लिखनी है तो हमें सबसे ज्यादा इसमें क्या देखना है, घात देखनी है। इसमें सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दूसरे वाले में दिया गया है 4 - y² दिया गया है, तो इसमें y के ऊपर कौन सी घात दी गई है, 2 दी गई। सबसे ज्यादा घात कौन सी है, 2 है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। तीसरे वाले में 5t - का √7 दिया गया है। t के ऊपर कितनी पावर है, कोई भी पावर नहीं है तो 1 मान लेते हैं, तो इसका आंसर 1 हो गया। 3 के ऊपर कोई भी पावर नहीं है तो इसलिए यहाँ पे कोई भी चर राशि है ही नहीं, तो इसका मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि 3 के पास कोई भी चर पद है ही नहीं। जब चर पद है ही नहीं तो इसका क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, तो ये भी आंसर हमारा क्लियर होता है। अब इसके बाद आते हैं हम लास्ट वाले क्वेश्चन पर। इसमें लिखा हुआ है रेखिक द्विघाती और त्रिघाती बहुपद ज्ञात करने हैं। रेखिक मतलब जिसमें कितनी पावर हो, 1 पावर हो, द्विघाती में 2 पावर हो, त्रिघाती में 3 पावर दी गई हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद में रेखिक। जिसमें 1 की पावर दी गई, 1 की पावर कभी भी चढ़ाई नहीं जाती है, इसलिए 1 रहेगा। द्विघात में कितनी रहेगी, 2 घात रहेगी, तो इसलिए इसे द्विघाती बोला जाएगा। ठीक है, त्रिघाती में 3 घात रहेगी। जैसे कि यहाँ पे पहला सवाल जो दिया गया है वो x² + x दिया गया है। इसमें कितनी घात है, इसमें 2 घात है, इसलिए इसको हम बोलेंगे द्विघाती। क्या बोल देंगे, द्विघाती बोल देंगे। इसमें x - x³ दिया गया है, इसमें 3 घात ली गई है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, हम त्रिघाती बोल देंगे। इसमें y + y² + का 4 है, इसमें 2 घात है, इसलिए इसको द्विघाती बोल देंगे। इसके बाद आते हैं 1 + x। इसमें कोई भी घात नहीं दी गई है, इसलिए इसको बोल देंगे रैखिक। इसमें कोई भी घात आपको देखने को नहीं मिले उसे ही बोल देंगे रैखिक। यहाँ पे 3t दिया गया है, इसमें भी कोई घात नहीं चढ़ी हुई है, इसको भी क्या बोल देंगे, हम रैखिक बोल देंगे। इसके बाद आता है r²। इसमें 2 घात चढ़ी हुई है, इसलिए इसको बोल देंगे द्विघाती। और इसके बाद आता है 7x³। इसमें 3 घात चढ़ी हुई है, इसको क्या बोल देंगे, त्रिघाती बोल देंगे। ये हमारे क्या हो जाते हैं, सवाल सॉल्व होते हैं। आज के लिए इतना ही। 2.1 हमारी कंप्लीट होती है, कल हम 2.2 को देखेंगे।